नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें दे रखा है अपन को मोड़ पर शिकार की गति, ठीक है। देखो अधिकतम आवश्यक वेग जिससे एक वाहन ढालू सड़क पर बिना फिसले घूम सके उसे यू पर निर्भर करता है, जो घर्षण नियतांक है। म्यू क्या है अपने पास में, घर्षण नियतांक है। वाहन के टायर व रोड के मध्य में ये म्यू लगता है, ठीक है। इसका मान है जो कि रोड के चिकने होने या गिले होने तथा टायरों के घिसे होने पर कम हो जाता है। इस प्रकार घर्षण बल वाहन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए विश्वसनीय नहीं है। इसके लिए एक सुरक्षित कार्य घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे का थोड़ा ऊपर उठाना होगा। ऐसा करने से सड़क की अभिलंबीय प्रतिक्रिया का एक घटक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा और एक सुरक्षित तरीका घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को भीतरी किनारे से ऊपर उठाना होगा। ऐसा करने से सड़क की सामान्य प्रतिक्रिया के एक घटक को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा और घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को भीतरी किनारे से ऊपर उठाने की इस घटना को अपन सड़कों की बेकिंग कहा जाता है, ठीक है भाई। सड़कों का बेकिंग क्या कहलाता है, तो घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को भीतरी किनारों से ऊपर उठाने की इस घटना को अपन सड़कों की बेकिंग कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं कि साइकिल सवार का मुड़ना, तो बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। तो देखो भाई, तो क्या होता है, तो अपने पास में साइकिल का सवार, जब एक साइकिल सवार मुड़ता है तो उसे भी कुछ अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। अगर वह मुड़ते समय स्वयं को लंबवत रखता है तो उसका वजन सतह की अभिलंब प्रक्रिया द्वारा संतुलित होता है। इस घटना में उसे आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए टायर और सड़क के बीच घर्षण पर निर्भर रहना पड़ता है। चूंकि घर्षण का बल कम व अनिश्चित होता है तो इस पर निर्भरता सुरक्षित नहीं है। अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को मुड़ते समय थोड़ा अंदर की ओर झुकना पड़ता है। ऐसा करने से क्षैतिज दिशा में अभिलंब प्रतिक्रिया का एक घटक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, ठीक है भाई। फिर अब देखो पीछे देखो तो अब देखो घूर्णन गति कहीं में देखो कोणीय विस्थापन घूर्णन गति में एक तो वर्ताकार पथ पर घूमते हुए निकाय की कोणीय विस्थापन दिए गए समय में स्थिति सदिश के वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण होता है, ठीक है। ये बनाया गया कोण है वही आपको क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कोणीय वेग देखो, किसी वर्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का कोणीय वेग कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर के बराबर है, ठीक है भाई। और जिसे अपन कहते हैं सामान्य डब्ल्यू ओमेगा से दर्शाते हैं, डब्ल्यू से दर्शाते हैं करते हैं और मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, ठीक है भाई। इसका क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, जो कि रेडियन का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसलिए इसका v में सूत्र क्या होता है, कोणीय वेग का आपके पास में m0 L0 t-1 होता है, ठीक है। आप कहते हैं रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से ओमेगा बराबर क्या होगा आपके पास में v, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है, और r बराबर उसकी त्रिज्या से उसे ओमेगा अपन कहते हैं, ठीक है। रे के वेग व कोणीय वेग में क्या संबंध होता है वो देखते हैं। तो v बराबर क्या होता है आपके पास में w इंटू आर, ठीक है। v बराबर क्या होता है, w इंटू आर होता है, ठीक है। तो ये हो गया v आपके पास में रे के वेग होता है, w आपके पास में कोणीय वेग होता है इंटू आर त्रिज्या से आपके पास में होता है v बराबर w आर। फिर अपन कोणीय त्वरण देते हैं, तो कोणीय वेग में समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को अपन कहते हैं कोणीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसका v में सूत्र हो गया m0 L0 और t-2। रे के त्वरण व कोणीय त्वरण के विद्युत संबंध देखते तो अपने पास में ये बराबर होता है अल्फा इंटू आर, ठीक है भाई, मतलब कोणीय त्वरण इंटू आर, ठीक है। इनके बीच में रे के बीच में इनके जो भी कोणीय होता है उसके अंदर इंटू आर का गुणा करके वो इसके बीच में संबंध हो जाएगा। फिर एक समान वर्तीय गति, जब एक बिंदु वस्तु यानी वर्ताकार पथ पर नियत चाल से गति करती है, अर्थात ये समान समय अंतरालों में वृत्त के पथ पर समान दूरी तय करती हैं, तो इसी स्थिति में एक समान त्वरित गति व ऊर्जा बदलती रहती है, ठीक भाई। इस चीज को अपन कहते हैं एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक भाई। फिर नेक्स्ट अपने पास में होता है कि यह है कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग है किसी दिए गए क्षण में वर्ताकार पथ की स्पर्श रेखा द्वारा और निरूपित अपनी दिशा से लगातार बदल रहा है, तो उस बिंदु की गति है जो कि एक समान होती है। एक कण त्रिज्या आर के वृत्त के अनुदिश नियत गति v से एक समान वृत्तीय गति से घूम रहा है, तब कण का त्वरण क्या होगा, v² बटा r होगा। इस गति में वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है। आवर्तकाल देते हैं, वस्तु के द्वारा वर्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय जो कि आवर्तकाल कहलाता है, आवर्ती देखते हैं। तो वस्तु के द्वारा वर्ताकार पथ पर इक्कीस समय में लिए गए चक्रों की संख्या होती है वो आवर्ती होती है। आवर्ती व आवर्तकाल के मध्य संबंध देखें तो टी बराबर क्या होता है 1/v होता है, या वी टी ये बराबर हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं उनके पास में कोणीय वेग आवर्ती व आवर्तकाल के बीच में संबंध देखते हैं, तो ओमेगा बराबर होता है 2π v या फिर 2π/t, ठीक है। ओमेगा बराबर 2π/t और 1/t को अपन क्या लेते हैं मी मतलब आवर्ती से लेते हैं, तो ओमेगा बराबर 2π/v लेते हैं, ठीक भाई। क्योंकि थीटा/t होता है ओमेगा बराबर थीटा/t एंड 2π हो गया थीटा और मतलब थीटा बराबर 2π हो गया, और टी बराबर टी आवर्तकाल तो 2π 1/t क्या होता है आवर्ती होती है। तो इस प्रकार से अपने पास में ये संबंध होता है, ठीक है।
और अपन देखते हैं कि आवर्ती व आवर्तकाल के मध्य में संबंध है तो 1/v/t, आपको पता ही है आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल के चक्रों की संख्या, और समय हो गया, ठीक है। आवर्तकाल एक पथ पर एक पूरा करने लिया समय वो होता है आपके पास में। फिर देखो कौन है वेग आवर्ती का आवर्तकाल में संबंध, ये देख लिया, तो ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू वी, या फिर ओमेगा 2 पाई/टी। अभी केंद्रीय बल देखो, यह वर्त केंद्र की ओर लगने वाला जो वर्ताकार पथ पर वस्तु को बांधे हुए रखने में वर्ताकार वस्तु में पथ में वस्तु ने बांध रखना वास्ते आवश्यक है अभिकेंद्रीय बल का परिणाम होता है, ठीक है। फिर देखते हैं एफ सी बराबर होता है mu²/r, ठीक है। एम बराबर द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान होता है, यू बराबर आपका वर्ताकार पथ पर रेखीय वेग होता है, आर बराबर वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या होती है, ठीक है। और एफ सी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। mu²/r जिसे ओमेगा कौण है वेग है। उदाहरण के लिए देखो, एक वर्ताकार पथ पर घूमती हुई कार पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, तो किस प्रकार का एक वर्ताकार पथ पर कोई घूमती हुई कार है, उस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है। फिर देखते हैं आपस एक वर्ताकार पथ पर घूमती हुई कार है, कार पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी अभिकेंद्रीय बल का एक उदाहरण है। उसके बाद में अपन देखें तो अभिकेंद्रीय बल में फिर आपके पास में हो गया कि भाई रेल की पटरियां वक्रों पर मोड़ी जाती है, ठीक है, ताकि रेलगाड़ी के बल के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। फिर देखते हैं अपकेंद्रीय बल, तो यह केंद्र से बाहर की ओर बल है जो अभिकेंद्रीय बल का विपरीत है, परंतु परिमाण समान होता है। इसे सामान्यतः काल्पनिक या फिर छिपा हुआ बल के रूप में कहा जाता है, परंतु विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए यह बल लगाया जाता है, ठीक है। अब केंद्रीय बल का परिणाम होता है एफ सी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। और जहाँ ओमेगा आपके पास में कौन वेग है, दही से मक्खन को अलग करना, दूध से क्रीम को अलग करना, अब केंद्रीय ड्रायर मतलब कपड़े सुखाने में इत्यादि अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अपन आगुण, ठीक है। तो आगुण में देखो आपके पास में हो गया कि भाई बल का जड़त्व या मजबूत या बल का जड़त्व या बल के कारण है जो कि आगुण हमें निश्चित बिंदु या फिर अक्ष के बारे में बल का मोड़ प्रभाव देता है। इसे बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी द्वारा मापा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन आगुण को अपन ग्रीक अक्षर इसे पाई म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है, और बल या बल आगुण बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी, ठीक है। बल इंटू लंबवत दूरी क्या होती है, इसका बल या फिर बल आगुण होता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगुण का एक्सआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, या फिर न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। ऐसे गैप इंटू आपके पास क्या है लंबवत दूरी, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या बल आगुण हो गया, जो कार्य के मात्रा के समान है। आगुण क्या होता है समझ में आ गया, बल का जड़त्व या फिर बल के कारण आगुण हमें निश्चित बिंदु एक्स के बल का मोड़ प्रभाव देता है, इसे बल के परिणाम कहते हैं, ठीक है। इसे आगुण कहते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार एक्सिस से घूम रहा तो एक्सिस से घूमेगा, इस प्रकार का अपन इसको आगुण कहते हैं। फिर देखो आपके पास में यदि आगुण शून्य हो तो कोणीय संवेग भी शून्य हो जाता है। फिर देखो आपके पास कोणीय संवेग क्या होता है, देखो किसी निकाय का दिए हुए अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग है, जो कि कोणीय संवेग रेखीय के संवेग और घूर्णन अक्ष के रेखीय के संवेग और घूर्णन अक्ष से के संवेग की रेखा के मध्य की लंबवत दूरी को अपन क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं अपन कोणीय संवेग, ठीक है। रेखीय संवेग और घूर्णन अक्ष से घूर्णन के अक्ष से आपके पास में रेखीय संवेग की रेखा के लंबवत दूरी को अपन क्या कहते हैं, एल एल बराबर आर इंटू पी। आघूर्ण का सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार एक निकाय घूर्णी संतुलन में होगा यदि निकाय पर लगाम करने वाले सभी बलों के आघूर्ण का बीजगणितीय योग है जो कि बीजगणितीय योग है जो कि आपके पास में एक निश्चित बिंदु के लिए शून्य हो। फिर है कि द्रव्यमान केंद्र है, तो यदि किसी वस्तु के ऊपर लगे सभी बाह्य बल इसके द्रव्यमान केंद्र पर लगते हैं तो वस्तु या निकाय की स्थिति गतिशील या फिर स्तर परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, यदि किसी वस्तु के ऊपर लगे सभी बाह्य बल हैं जो कि इसके द्रव्यमान केंद्र पर लगते हैं, ठीक है, सभी बाह्य बल इसके द्रव्यमान केंद्र पर लगे तो वस्तु या निकाय की स्थिति या परिवर्तित गतिशील या स्तर परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है, अगर द्रव्यमान केंद्र पर लगता है। जब निकाय के द्रव्यमान केंद्र के रूप में माना जाता है, जब निकाय के द्रव्यमान केंद्र के रूप में माना गया हो तब ये सब करता है, ठीक है। फिर देखो गुरुत्व केंद्र, तो किसी वस्तु का वह बिंदु जहां वस्तु के बाहर का प्रभाव होता है और कुल गुरुत्व बल आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है गुरुत्व केंद्र, तो किसी वस्तु का वह बिंदु जहां पर वस्तु के बाहर का तो प्रभाव होता है और कुल गुरुत्व बल है जो कि आघूर्ण शून्य होता है। अब दौड़ के दौरान एक धावक के गुरुत्व केंद्र उसके पैरों के आगे होता है, ठीक है। दौड़ के दौरान जो उसके धावक का उसके गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, उसके पैर के आगे की साइड में होता है। एक हाथ में केवल एक बाल्टी पानी ले जाने पर तुलना में दोनों हाथों में एक एक बाल्टी की ले जाना आसान है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और संतुलन का केंद्र पैरों के भीतर होता है, ठीक है। एक वाहन गिर जाएगा अगर गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर है, ठीक है। एक वाहन गिर जाएगा कब, अगर गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो तो। घूर्णन गति के समीकरण देखते हैं तो ओमेगा ओमेगा 0 + 80 वही है, वी बराबर यू प्लस 80 एंड एस बराबर ये कौन विस्थापन हो गया था, एस बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा अंतिम स्क्वायर माइनस 2a एस, ठीक है। यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a बराबर 2as हो गया वो वाला।
फिर देखते हैं अपने पास में है कि जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण कहते हैं वह मात्रा जो घूर्णन गति में जड़त्व को मापती है। घूर्णन गति है उसमें जड़त्व को मापती है, उसे अपन कहते हैं जड़त्व आघूर्ण या फिर घूर्णन जड़त्व कहते हैं। ठीक भाई, रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। एमओआई जड़त्व आघूर्ण, एमओआई जड़त्व आघूर्ण है, द्रव्यमान उसके वितरण पर निर्भर करता है। ठीक भाई, फिर देखते हैं अपने पास में आता है कि अगर अपने पास में किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी पिंड है उसका जड़त्व आघूर्ण है जो इसके कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। साइकिल के पहिए में प्रयुक्त छड़ें आती है उसके जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा देती है। जो साइकिल के पहिए में जो छड़ें होती है ना, ये इसके जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा देती है। यदि प्रतीक के घूमने की चाल बढ़ जाती है तो पिंड का भार है जो कि कम हो जाता है। ठीक है, अगर प्रतीक घूमने चाल बढ़ गई नहीं तो पिंड और भार है जो कम होगी, क्योंकि वे इतना गुरुत्व संबंध नहीं। ठीक भाई, फिर देखो घूर्णन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन देखो, एक निकाय के द्वारा अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन में प्रयुक्त ऊर्जा, एक निकाय द्वारा अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन में प्रयुक्त ऊर्जा घूर्णन की गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, घूर्णन की गतिज ऊर्जा 1/2 आई डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, परिभ्रमण त्रिज्या देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन, एक निकाय की दिए गए अक्ष के सापेक्ष अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी जब निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है तो निकाय का जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान के वास्तविक वितरण के जड़त्व आघूर्ण के समान होता है। इस दूरी का अपन के दर्शाते हैं, के बराबर के R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर बटा N। ठीक है, अब देखिए, एक खुली कार या फिर स्थिर गति से चलती ट्रेन में बैठा एक लड़का एक गेंद को सीधे हवा में फेंकता है। उस स्थिति में गेंद उनके हाथों में आकर गिरेगी। अवधारण देव, क्योंकि इस स्थिति में गेंद का क्षैतिज वेग व्यक्ति का क्षैतिज वेग बराबर होता है, इसके कारण एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। कागज का एक टुकड़ा और एक क्रिकेट गेंद निर्वात में एक ही ऊंचाई से गिराने पर एक साथ सतह पर पहुंचेंगे। जब पानी की एक बाल्टी एक ऊर्ध्वाधर चक्र में घुमाई जाती है, ठीक है, पानी की बाल्टी ऊर्ध्वाधर चक्र में घुमाई जाती है तो पानी लूप के शीर्ष पर नहीं गिरता है। जब गति एक निश्चित न्यूनतम मान से ऊपर होती है तो भले ही बाल्टी में पानी की मात्रा कितनी भी हो। ठीक भाई, तो ये आपके पास में किसका उदाहरण दे रहे हैं अपन को, सारे ये सब आपके पास में उदाहरण दे रहे हैं कि ज्ञान का क्षैतिज व्यक्ति का क्षैतिज दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, परिभ्रमण त्रिज्या से अपन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, पहाड़ी पर चढ़ते समय वाहन का चालक गियर एक के बराबर या उससे अधिक अनुपात रखता है। ठीक है, गियर एक के बराबर रखता है या फिर उससे अनुपात रखता है, पहाड़ी पर चलता कोई भी व्यक्ति हो। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में आता है कि आघूर्ण अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने कौन से वेग पढ़ लिया। अब देखिए अपने पास में रेखी गति व घूर्णन गति में तुलना देखते हैं। रेखी गति में देखो, विस्थापन ऐसी या फिर दूरी होता है, इसमें कौन है या फिर कौन है विस्थापन अपन थीटा से दर्शाते हैं। रेखीय वेग v बराबर ds बटा dt या फिर कौन वेग w बराबर d थीटा बटा dt। फिर रेखीय त्वरण आपके पास में ये बराबर क्या होता है, dv बटा dt या फिर d स्क्वायर बटा s बटा dt स्क्वायर, और यहाँ पे होता है आपके पास में dw बटा dt और d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर। फिर एक संवेग यहाँ पे p बराबर m भी होता है और यहाँ पर आपका जड़त्व आघूर्ण होता है जो कि I होता है। ठीक है, अब फिर देखो, बल बराबर एफ एम में होता है और यहाँ पर कौन त्वरण बराबर एल बराबर क्या आई डब्ल्यू होता है और आघूर्ण बराबर आई ए होता है। ठीक है, आई बराबर क्या क्या आपका जड़त्व आघूर्ण। अब देखते हैं अपने पास में जो पांचवा है, कौन त्वरण हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, द्रव्यमान एम होता है यहाँ पे तो जड़त्व आघूर्ण आई होता है। फिर अपन देखते हैं कि बल एफ बराबर डीपी बटा डी होता है, आघूर्ण बराबर आघूर्ण पाई बराबर क्या होता है आपके पास में डीएल बटा dt होता है। फिर गतिज ऊर्जा देते हैं, ऐसा देखते हैं अपने पास में। तो अपने पास में होती है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी होती है इन 1/2 mv स्क्वायर इन 1/2 IW स्क्वायर। ठीक है, और आई यहाँ पे मतलब आघूर्ण को लिया है तो यहाँ पे बल कहते हैं। जो यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो भाई, आपका जो द्रव्यमान कहते हैं वहां पर यहाँ इसको जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस होता है। ठीक है, किया गया कार्य क्या होता है, F इंटू एस। ठीक है, फिर देखो मतलब कि कार्य बटा विस्थापन, विस्थापन हो गया जो कि आपके पास में बल हो गया। ठीक है, बल से संबंधित कहते हैं, या फिर बल इंटू विस्थापन बराबर आपको कार्य से संबंधित होता है। इसमें क्या होगा, कार्य डब्ल्यू बराबर पाई इंटू थीटा होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पाई इंटू थीटा, क्योंकि विस्थापन हो गया पाई हो गया, थीटा इसकी शक्ति की। ठीक है, फिर यहाँ पे शक्ति बराबर पी बराबर क्या होता है, एफ इंटू वी, मतलब कि बल इंटू वेग, और यहाँ पे होता है शक्ति बराबर पी बटा इंटू पी डब्ल्यू। फिर देखो, निकाय पर लगा रेखीय संवेग संरक्षित होता है जब कोई बाह्य बल निकाय पर आरोपित नहीं होता है। रेखीय संवेग सिद्धांत है, जब कोई निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित नहीं होता है ना, तो निकाय का कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है। इसे कोणीय वेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ब्रेक की गति के समीकरण देते v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू प्लस यूटी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड ये हो गया आपके पास में कोणीय त्वरण, और ये हो गया ठीक है कोणीय विस्थापन, और ये हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू ये कहते हैं जो कि बलागुण हो गया। ठीक है, बलागुण नहीं, ये हो गया आपके पास में डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया आपके पास में ये कोणीय वेग हो गया। ठीक है, 20 का माइनस 2 एस प्रकार से हो गया। एन वे सेकंड में तय की दूरी तो यू प्लस वी बाई टू टू एन माइनस वन, तो यहाँ पे डब्ल्यू वन प्लस आर बटा टू,
2 एंड 2 n माइनस 1, ये आपके पास में ये कितना होना है, कौन आपके पास में समाप्त हो गया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कार्य और शक्ति। ठीक है, तो कार्य पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो, जब किसी निकाय को अपन बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो उस निकाय पर हुआ कार्य माना जाता है। कोई निकाय बल है जो एफ लगाने पर अगर दूरी एस होती है तो कार्य क्या होता है, एफ इंटू एस, या कार्य बराबर बल इंटू दूरी। कार्य का सही मात्रक जूल होता है और सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक अर्ग होता है। कार्य क्या होता है, ऐसे तो ऐसा ही मतलब जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, 1 न्यूटन मीटर बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। यह एक अधिशासी है। कार्य जो होती है अपने पास में एक अधिशासी है। यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में कोण थीटा हो, यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा में कोण थीटा हो तो आपस में किया गया कार्य वर्क बराबर डब्ल्यू एफ इंटू एस बराबर इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक भाई, ये आर आर एल पी में पूछा है आपके पास में। ठीक भाई, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने पास में आता है, यदि थीटा न्यून कोण हो तो कार्य धनात्मक हो। यदि थीटा का न्यून कोण हो गया, मान लो कोई कम कोण हो गया, 90 से कम हो गया, तो कार्य क्या होगा, धनात्मक। और यदि थीटा समकोण हो तो कार्य क्या होगा, शून्य, क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यदि यदि आपके पास में थीटा अधिक कोण है तो कार्य ऋणात्मक होगा। यदि थीटा अधिक कोण होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये भी बहुत सारे पूछा रखा है। उसके बाद देखो आपके पास में हो गया कि कार्य की प्रकृति, देख नेचर ऑफ वर्क न, देखो धनात्मक कार्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड पर अगर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप कोई भी पिंड कार्य गिर जाए तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। डब्ल्यू आर एफ इंटू डी। अर्थात जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जीरो थीटा है जो कि 90 डिग्री से कम होता है, ऋणात्मक कार्य किया गया कौन थीटा जो 90 डिग्री से अधिक होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, अधिक कौन है, अधिक है। जैसे कि अपन देखते हैं कि 90 डिग्री कैसे भी, यानी जब किसी निकाय को अपन खुरदरी क्षैतिज सतह पर, ठीक भाई, खुरदरी क्षैतिज सतह पर अपन ले जाया जाता है तो गति का विरोध घर्षण बल के द्वारा किया, इसलिए घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब चलते हुए वाहन पर ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेकिंग बल के द्वारा किए गए कार्य जो ऋणात्मक होता है। जब एक धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश के पास ले जाए तो आवेश के बीच में प्रतिकर्षण के वैद्युतीय बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। शून्य कार्य भी देखते हैं। ठीक भाई, अब देखो किया गया कार्य जीरो कब होगा, जब देखो यदि आपका एस बराबर जीरो, विस्थापन बराबर जीरो, उदाहरण के लिए यदि हम किसी दीवार को भाई देखो धक्का देते हैं तो हमारे द्वारा दीवार पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, चूंकि कोई भी कार्य नहीं होता है क्योंकि एस बराबर जीरो होता है। एक भारोत्तोलक 30 सेकंड के लिए अपने कंधों पर 100 किलो द्रव्यमान को स्थिर रूप से रखता है। इस दौरान भार पर कोई कारण नहीं करता है तो क्योंकि एस बराबर हो गया जीरो। ठीक है, इस प्रकार ये भी होता है आपके पास में जीरो, जब बल जीरो हो। जैसे यदि पूर्ण रूप से चिकनी क्षैतिज टेबल पर एक ब्लॉक गति कर रहा है तो कार्य शून्य होगा, क्योंकि देखो आपके पास में देखिए बाह्य बल का भाव क्या है, बाह्य बल का भाव होगा और घर्षण रहित सतह होगी तो उसमें क्या होगा, कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है दोनों में ही, तो अपने पास में क्या होगा, किया गया कार्य दोनों के द्वारा शून्य होगा। ठीक भाई, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जैसे कि देखते हैं यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब भी आपका कार्य शून्य होगा। क्या होगा, देखो जब एक कुल्ली अपने ऊपर कुछ रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर गति करता है तो थीटा बराबर क्या हो गया भाई, 90 डिग्री। तो कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य है जो कि शून्य होगा। ठीक है, समझ में आया, क्या शून्य है। देखो एक ब्रीफ केस पकड़ा हुआ व्यक्ति क्षैतिज रोड पर गति कर रहा है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, अब एक निकाय जो एक और से बंधा हुआ है, ये निकाय एक और से बंधा हुआ है और ये आपके पास में देखो जो आपके पास डी तो ऊपर और बल है जो कि आपके पास में ऊपर की ओर लग रहा है, और उसी प्रकार आपके पास में निकाय हो गया, एक निकाय जो एक और से बंधा हुआ है, एक वृत्त में एक समान गति कर रहा है तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, डब्ल्यू एफ इंटू तो इसका में भी कार्य होगा आपका जीरो होगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास में कार्य के कुछ मुख्य बिंदु और कार्य संबंधित प्रश्न देते हैं। यदि बल की दिशा व वस्तु की दिशा, बल की दिशा और वस्तु की दिशा एक समान एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या कार्य शून्य होता है। पूर्ण दोलन के कारण एक सरल लोलक की डोरी द्वारा किया गया कार्य होगा, क्या होगा भाई, विस्थापन शून्य है तो भाई ठीक है, पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक की जो डोरी होगी, डोरी के द्वारा जो कार्य किया गया वो शून्य, क्योंकि विस्थापन शून्य है इसके कारण कार्य भी शून्य होगा। 200 न्यूटन का एक बल है जो किसी पिंड को 4 मीटर विस्थापित करता है। ठीक है, 4 मीटर, तो तब क्या क्या कार्य किया, 200 इंटू 4 मतलब 800 न्यूटन मीटर या फिर 800 जूल। ठीक भाई, इसे अपन ऐसे करते हैं। ठीक भाई, फिर देखो आपके पास में हो गया कि 0 डिग्री पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह पिघलाने के लिए यांत्रिक कार्य का होना आवश्यक है। यदि किसी बल के द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, कोई बल है उसके द्वारा जो कार्य है वो उसके पथ पर उसे संरक्षित का बल कहते हैं। ठीक है, उसके बल कहते हैं अपन, देखो कोई बल द्वारा कोई कार्य करी है उन्हें अगर पथ पर निर्भर नहीं करे तो वो कहीं संरक्षित बल या कंजर्वेटिव बल कहते हैं। ठीक है, एक रबर की गेंद को अपन 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, इसमें 2 मीटर की ऊंचाई से विस्थापन कराया जाए, या 2 मीटर की ऊंचाई तक उड़ती है तो और पलटने के बाद में ऊर्जा या वेग में कोई हानि नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है क्या बताओ।
2 मीटर की ऊंचाई तक उड़ती है और पलटने के बाद में जो पलटने के बाद में ऊर्जा वो वेग में कोई इसकी हानि नहीं होती। तो देखो जब किसी पिंड को अपने ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो उसमें स्थिर ऊर्जा कौन सी करती है, mgh कार्य करती है, ठीक है। टक्कर के समय में ऊर्जा की हानि के कारण ऊंचाई h परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ऊर्जा हानि नहीं होने की स्थिति में टक्कर के बाद भी 2 मीटर की ऊंचाई बनी रहती है, ठीक है भाई। अब शक्ति देखते हैं, ठीक है। तो पावर देखो, कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये एक अधिशासी शक्ति बराबर क्या किया गया कार्य बटा लिया गया समय, उसको बोलते हैं अपन कार्य बटा समय। क्या होता है, अपन शक्ति होता है, ठीक है। यहाँ पे जूल बटा सेकंड कैसे, इसको वॉट कैसे, तो पी बराबर क्या है, तो जूल बटा सेकंड या फिर वॉट। फिर देखते हैं शक्ति को कुछ अन्य मात्रक देते हैं। तो 1 किलो वाट में आपके पास में 10 की घात 3 वाट होता है। 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में आपका 746 वाट होता है। सीजीएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक क्या होता है, अर्घ प्रति सेकंड होता है। क्या होता है भाई, अर्घ प्रति सेकंड होता है सीजीएस प्रणाली में, ठीक है। फिर देखो औसत शक्ति बराबर कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटा कुल समय है, जो औसत शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर क्या होता है, पावर बराबर बल इंटू वेग होता है, ठीक है। एफ इंटू वी होता है, ठीक है। सीधी रेखा में आपके पास में सीधी रेखा के संदर्भ में आप देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब अपन एक और चीज देखते हैं कि जैसे देखो एक इंजन की शक्ति 3 सेकंड में 120 जूल कार्य करने की होती है, ठीक है भाई। तो अब उसकी शक्ति बताओ, तो 120/3 क्या गया, 40 वाट इसके। अब ऊर्जा देखो, यह कार्य करने की क्षमता है और इसलिए ऊर्जा विकास से दुनिया भर में कल्याण और समृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का सीरियस मात्रा में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। अब अपन देखते हैं कुछ और ऊर्जा के मात्रक देते हैं। देखो किलोवाट घंटा, ये व्यवसायिक कही है। 1 किलोवाट आवर में आपके पास में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। और 2 किलोवाट आवर में तो बहुत हो गया, ठीक है भाई। ऐसे ही 2 किलो में सिर्फ 2 ही से गुना होगा भाई, इसी से, ठीक है। इससे तो गुना होगा नहीं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 है, 2 में हो गया आपके पास में 7.2 इंटू 10 की घात 6, ठीक भाई। इसी प्रकार आपके पास में देखो कि 1 कैलोरी खाने से आपके पास में 4.2 जूल ऊर्जा मिलती है। आपको 1 कैलोरी खाने से आपके पास में 4.2 जूल ऊर्जा मिलती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास में पता नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है। फिर देखो आपके पास में नोट देखो, एक उबले हुए अंडे से आपके पास में 77 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 कैलोरी से आपके पास 4.2 जूल ऊर्जा मिलती है। और 1 किलोवाट आवर से आपके पास में 3.6 इंटू 10 की घात 6। एलईडी क्या होता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ऊर्जा संग्रह में उपयोग होता है। ऊर्जा के प्रकार देखो आपके पास में गतिज ऊर्जा, ये तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो किसी निकाय के द्वारा अपनी गति के कारण, संवेग के कारण व्यक्त की गई ऊर्जा को अपन गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। किसी निकाय द्वारा गति के कारण ऊर्जा, तो अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, या फिर अपन कह सकते हैं इसको संवेग संवेग के कारण, तो पी स्क्वायर बटा 2 एम के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि एक एम वी बराबर क्या हो गया भाई, पी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक एम और नीचे से छोड़ तो पी स्क्वायर बटा 2 एम के रूप में इसे जानते हैं, ठीक है। चूंकि संवेग बराबर एम वी होता है। अब अपन इसी से याद करेंगे कि अगर संवेग को गतिज ऊर्जा के रूप में देखें तो 2 इंटू मास इंटू आपके पास में काइनेटिक एनर्जी, इनका रूट ले लो तो मेरे पास में पी संवेग आ जाएगा, ठीक है। फिर देखते वी जहाँ पे इकाई का वेग है, एम आपके पास मेरे का द्रव्यमान है और पी बराबर आपके पास में संवेग है। फिर देखो एक दौड़ता हुआ था, वो कहते हैं, एक गिरता हुआ नारियल, एक बहती हुआ हवा और उड़ता हुआ विमान, ये आदि सभी यानी गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पे, देखो भाई चाल पर निर्भर करती है। तो चाल जैसे बढ़ेगी वैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। एम वी स्क्वायर समझ आ गया भाई। तो गतिज ऊर्जा चाल पर निर्भर करती है। फिर देखते हैं अपने पास में है कि देखो उदाहरण देखो, जब हम एक पत्थर को छत से जमीन पर गिराते हैं, जैसे ही चाल बढ़ेगी वैसे ही हमारे पास गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखो जब हम एक पत्थर को छत से जमीन पर गिराते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्या गतिज ऊर्जा गति में वृद्धि के साथ में बढ़ती है, ठीक है भाई। जब पिंड की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है, ठीक है भाई। समझ आ गया। पिंड की अगर अपन आधी कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये समझना है आपको। जब हम एक पत्थर को इस प्रकार से, जब ये पिंड की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 1/4 क्यों हो जाती है, ये देखिए वापस से देखिए कि चाल जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको बोला है कि किसी गतिज 1/2 mv स्क्वायर आधी हो जाएगी भाई, 1/2 से चलते हैं आपके पास में, तो 1/2 का क्या हो गया, 1/4 हो जाएगा ना भैया, ठीक है। फिर देखते हैं कि जब पिंड की चाल को आधा कर दिया जाए, v बराबर आधा कर दिया 1/2 कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। सही बात है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चलता है, ठीक भाई। फिर अपन देखते हैं कि द्रव्यमान और वेग पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वही होता है एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर एम वी स्क्वायर होता है, ठीक भाई। फिर देखते हैं द्रव्यमान और वेग पर देखते हैं अपन, ठीक भाई। तो यदि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों के उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। पिंड का द्रव्यमान भी दोगुना कर दो, दोनों को ये आप उन परिणाम दोगुना कर दे तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, 8 गुना हो जाएगी। समझ आ गया भाई क्या हो गया, तो देखो एम 2 गुना हो गया और अब पास में जो एम वी स्क्वायर होता है तो वी बराबर हो गया 4 दूनी 8, 2 का इसका 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है भाई।
तो द्रव्यमान का 8 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यदि कार्य का मान धनात्मक है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दें अपन, किसी पिंड है उसका वेग वेग अगर 2 दें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना होती है। पिंड का वेग कर 2 गुना 4 हो गया। फिर इसके फिर गतिज ऊर्जा के बारे में अतिरिक्त कुछ सीखते हैं। देखो, गतिज ऊर्जा पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान संग्रहित उष्मा ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं अपन? पदार्थ के तापमान में जो परिवर्तन के दौरान जो आपके पास में संग्रहित ऊर्जा उष्मा ऊर्जा होता है उसको भी अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं। पदार्थ की देखो भाई, गतिज ऊर्जा क्या है? पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान जो संग्रहित ऊष्मा होती है उसे भी गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर देखो, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा आपके पास में गैसों में पाई जाती है। एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है। तापमान जैसे बड़े गतिज ऊर्जा भी इसी के समानुपाती होता है। इस प्रकार से समझ आ गई भाई। फिर अपन देखते हैं कि राइफल से गोली चलाई जाती है तो जो गोली लगने के बाद पीछे की ओर हट जाती है तो राइफल और गोली की गतिज ऊर्जा का अनुपात शून्य हो जाता है। ठीक है, राइफल से अगर गोली चलाई मैंने, गोली लगने के बाद में पीछे की ओर हट जाती है, ठीक है, तो राइफल और गोली जो इस गतिज ऊर्जा का अनुपात है जो कि शून्य हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अपने पास में एक घर की छत से, एक घर है उसकी छत से एक पत्थर जमीन की ओर गिराया जाता है। ठीक है, जमीन को छूने से ठीक पहले पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है भाई, समझ में आएंगे। फिर नेक्स्ट देखो, दूरी तय करने के लिए कार चलाने में गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में किया जाता है। दूरी तय करने के लिए कार चलाने में जो गतिज ऊर्जा का उपयोग है कार्य करने में किया जाता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है क्योंकि वेग शून्य होता है। ठीक है भाई, सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या वेग है जो शून्य होता है तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी। फिर देखो, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील 10 किलोग्राम, 5 मीटर प्रति सेकंड इसके वेग से 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखो, 5 मीटर प्रति सेकंड इसके वेग से 10 किलोग्राम, तो मास हो गया 10 किलोग्राम, 10 × 5 किया भी तो गतिज ऊर्जा 1/2 हाफ mv², इससे करेंगे तो 125 जूल आएगी। ये गतिमान न्यूट्रॉन है, एक स्तर अल्फा कलन से टकराता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के द्वारा त्यागी गई जो गतिज ऊर्जा उसका अर्धकांश होता है वो 16 मीटर 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, फिर एक ही द्रव्यमान के दो पिंड एक टावर के शीर्ष से समान गति के साथ में फेंके जाते हैं। एक पिंड एक्स यानी लंबवत नीचे की ओर फेंका जाता है और अन्य वाई को क्षैतिज रूप से फेंका जाता है। तो दोनों में समान गतिज ऊर्जा के साथ में जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों ही अपने समान गतिज ऊर्जा के साथ में जमीन पर पहुंचेंगे। फिर अपन देखते हैं अपने पास में आता है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति के कारण व्यक्त की गई ऊर्जा को अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh, जहाँ जी निकाय का गुरुत्वाकर्षण होता है, m निकाय का द्रव्यमान होता है, h बराबर ऊंचाई। ऊंचाई में वृद्धि के साथ में स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, जो कि ठीक है m और ये दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो। फिर अपन देखते हैं रबर बैंड को खींचना, खिलौना कार की चाबी को घुमाना, जब कोई वस्तु हवाई जहाज से गिरती है आदि स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है, वही स्थितिज ऊर्जा है जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तो हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकती है क्योंकि स्थिति जैसे परिवर्तन होते हैं, कभी ऊंचा फेंकते हैं, ऊंचा से वापस वो नीचे आती है तो उसको ऋणात्मक अपन लेते हैं। ठीक है भाई, अब होते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी या ये होती है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, इस प्रकार से अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इस प्रकार से ये नहीं छोड़ा गया तब तो हो गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब जैसे कि अपन एक बात देते हैं कि अपने पास हो गया 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अगर मैं 12 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तब पिंड में संचित स्थिर ऊर्जा की 60 × 12 × 10 करेंगे अपन तो 7200 जूल अपने पास में ऊर्जा होगी। ठीक है भाई, सुनना है। अब जैसे कि देखो, जीवाश्म ऊर्जा तीसरी यदि जीवाश्म ऊर्जा क्या होती है? तो जीवाश्म ऊर्जा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत या जमीन में मृत जीवों के अपघटन के कारण बनता है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिथेन, हाइड्रोकार्बन ईंधन में पाया जाता है। चलो, वैद्युतीय ऊर्जा देखो, गिरते या फिर बहते पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के उपयोग के माध्यम से अपने पास में वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह पानी की स्थिति ऊर्जा के कारण होता है। ये पानी की स्थिति ऊर्जा के कारण होता है। हमारे देश में वैद्युत शक्ति उत्पादन में 23% से अधिक पानी का उपयोग होता है। ठीक है भाई, फिर देखते जल वैद्युतीय शक्ति एक प्राकृतिक नवीकरणीय साधन है। ठीक है, जल वैद्युतीय शक्ति इसके एक प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। फिर देखते पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? विंड एनर्जी। देखो, पवन की उच्च गति के कारण इसके पास में मौजूद ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए हवा में गतिज ऊर्जा होती है। इसका उपयोग यानी कि बिजली के उत्पादन में किया जाता है। ठीक भाई, फिर नेक्स्ट एक अपने पास में आता है कि इसके अनुप्रयोग पवन चक्की, पवन जनरेटर और पवन कृषि ऊर्जा में होता है। पवन ऊर्जा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। पवन चक्की में गेहूं के दाने पीसते समय गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में किया जाता है। ठीक भाई, जो पवन चक्की में आपके गेहूं के दाने पीसते रहते हैं ना, तो गतिज ऊर्जा का उपयोग है जगह गेहूं के दाने में किया जाता है। अब देखते हैं अपशिष्ट पदार्थ जैसे वेस्टेज सब्सटेंस एनर्जी कहते हैं। यह ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है जो कि जैविक स्रोतों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होता है। इसका उपयोग मीथेन गैस के उत्पादन में किया जाता है। गोबर गैस है जो कि अपशिष्ट पदार्थ ऊर्जा का एक उदाहरण है, गोबर गैस। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट
है अपने पास मतलब नाभिक की ऊर्जा। तो देखो जब यूरेनियम 235 नाभिक के दो हल्कों यूरेनियम 235 है, ये नाभिक दो हल्के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की बौछार के कारण टूटता है तो ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है, जिससे अपन नाभिक की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जब आपके पास यूरेनियम 235 है, ये नाभिक है आपके पास में, दो हल्के नाभिकों में टूटता है, दो हल्के नाभिकों में न्यूट्रॉन की बौछार के कारण यूरेनियम 235 टूटता है तो ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है, इस नाभिक की ऊर्जा कहते हैं। परमाणु रिएक्टर आपके पास में नाभिक की ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर देते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या होता है, नाभिक की ऊर्जा को अपन क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नाभिक की ऊर्जा को संग्रहित नहीं किया जा सकता, कभी भी नाभिक की ऊर्जा को अपन संग्रहित नहीं कर सकते। अब देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, तो नवीकरणीय ऊर्जा को जो पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित ऊष्मा से उत्पन्न होती है। नवीकरणीय ऊर्जा जो कि आपकी पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित ऊष्मा होती है, उत्पन्न ऊष्मा से उत्पन्न होती है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा जो पृथ्वी के ताप से प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यह मनुष्य को ज्ञात सबसे पुरानी प्रकार की ऊर्जा है। अब यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को अपन क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को अपन क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा तो 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा 1 mgh। ठीक भाई, इन दोनों के योग को अपन क्या कहते हैं भाई, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए उड़ता हुआ जेट गतिज व स्थितिज दोनों ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, उड़ता हुआ जेट है जो कि कौन सी यांत्रिक ऊर्जा होती है, कैसे भाई, तो गतिज ऊर्जा उड़ता हुआ जेट है जो गतिज व स्थितिज दोनों को दर्शाता है। ठीक है, फिर देखो आपस में, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से जमीन पर गिरते ही रुक जाती है, ठीक है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, तथा गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, मुक्त रूप से वो गिर जाती है तो स्थितिज ऊर्जा तो अपना आप कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा अपना आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऊर्जा। ठीक है भाई, तो ऊर्जा में देखो आपके पास में क्या है, तो ऊर्जा एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक भाई, और गति से प्राप्त ऊर्जा होती है संग्रहित ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। प्रवाह के कारण प्राप्त ऊर्जा होती है, ये बाद में उपयोग करने हेतु संग्रहित ऊर्जा होता है। एक होता है देखो गतिज ऊर्जा में तापीय ऊर्जा होती है, एक होती है रासायनिक ऊर्जा। ताप ऊर्जा कणों की गति से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा होती है, रासायनिक खाद्य यांत्रिक ऊर्जा से गतिशील वस्तुओं की ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का वह प्रकार जिसे हम सुन पाते हैं। इलास्टिक ऊर्जा कहते हैं खिंचाव के कारण वस्तुओं में संग्रहित ऊर्जा। इलास्टिक ऊर्जा कहते हैं विद्युत ऊर्जा, तो आपसे प्रवाहित होते हैं और उसके तार से प्रवाहित होने वाले कणों की ऊर्जा, तो वो अपन विद्युत ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा, तो ऊर्जा का वह प्रकार जिससे हमारी आंखें देख पाती है उसे कहते हैं अपन प्रकाश ऊर्जा। और गुरुत्वीय ऊर्जा, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर होती है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। चुंबकीय ऊर्जा, तो धक्के व खींचने के कारण उत्पन्न ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया न ही उसे नष्ट किया जाए, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाए। उदाहरण के लिए जब एक चिकने पत्थर पर चाकू को रगड़ा जाता है, चिकने पत्थर पर चाकू को रगड़ा तो यांत्रिक ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। और जब एक तीर से धनुष को आपके पास में तीर से धनुष को खींचा जाता है तो मांसपेशियों की ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाए ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। फिर देखो ऊर्जा का रूपांतरण क्या है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे परिवर्तन ऊर्जा के रूपांतर रूप में जाना जाता है। जैसे कि देखो आपके पास में हो गया कि एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी निकाय की पृथ्वी के निचले स्तर पर चाल अधिक है, जबकि पृथ्वी के उच्च स्तर पर चाल कम है। ठीक है, इस संदर्भ में तो पृथ्वी के निचले स्तर पर तो चाल अधिक होती है जबकि उच्च स्तर पर कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। जितनी अधिक ऊंचाई तक पिंड को उठाया जाएगा उसमें उतनी अधिक स्थिति ऊर्जा संचित होगी। ऊर्जा के उपयोगी रूप में अनुपयोगी रूप में अपने रूपांतरण को ऊर्जा का अपव्यय कहते हैं। फिर देखो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा के वोल्टेज स्तर या तो वृद्धि या कमी करते ट्रांसफार्मर को बदलता है और ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में आपके पास में परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, ऊर्जा की एक रूप को दूसरे में परिवर्तित नहीं करता, लेकिन ये वोल्टेज में वृद्धि या फिर कमी करता है। कौन, आपके पास है ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैकेनिकल जनरेटर से इलेक्ट्रिक वापस मोटर घुमाते हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी बनती है इसी प्रकार से। ठीक है भाई, अब अपन देखते हैं कि अपने पास में कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो देखो आपके पास में पहला क्या दे रखा है, ये कि भाई मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड में क्या होता है भाई, तो स्थितिज ऊर्जा और का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। माइक्रोफोन क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। और फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। टरबाइन क्या करता है, गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। टरबाइन क्या करता है, गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। फिर देखा आपस में डायनोमीटर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दिष्ट कार्य क्या करता है, प्रतिवर्ती धारा का दिष्ट प्रतिवर्ती जो होता है ना उसका धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, दिष्ट कार्य। जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन क्या करता है, तो ये आपके पास में जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन क्या करता है आपके पास में, तो ये कहता है स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, फिर देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा का जल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा का जल विद्युत ऊर्जा में आगे परिवर्तन। विद्युत पंप क्या करता है, तो आपस में यांत्रिक ऊर्जा का जल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। उसके बाद में टेलीफोन लाइन क्या करती है, आपस में टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। रासायनिक बैटरी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। उसके बाद में आपके पास में होता है क्या, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। और ताप युग्म में क्या होता है आपके पास में विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होता है ताप युग्म से।
नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में आता है जो कि ये ताप युग्म विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने पास कार्य ऊर्जा सिद्धांत या फिर इसके प्रमेय देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य ऊर्जा सिद्धांत या प्रमेय क्या कहलाते हैं? किसी पिंड को विस्थापित करने में शुद्ध बल के द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। समझ आ गया भाई? तो आपको क्या दे रखा है भाई? कोई भी इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किसी पिंड को अपन विस्थापित करने में शुद्ध बल के द्वारा कार्य किया गया जो किया गया कार्य है जो पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सौर को देखो, एक काली सतह किसी सफेद या फिर परावर्तक सतह की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। सोलर कुकर और सौर वाटर हीटर ईयर में इस गुण को अपन अपने कार्य के सिद्धांत के रूप में उपयोग करते हैं। सूर्य के किरण का अवरुद्ध क्षेत्र और कुकर को गर्म बनाता है, ठीक भाई। सूर्य के किरण का अवरुद्ध क्षेत्र है, सौर कुकर क्या बनाता है भाई? गर्म बनाता है। कुछ सोलर कुकर हैं जो सूर्य की किरणों को दर्पण के माध्यम से केंद्रित करा के उच्च तापमान प्राप्त करते हैं। परवलयिक गर्तों का उपयोग धूप को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। परवलयिक गर्त के साथ सोलर कुकर आपस में 290 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान प्राप्त कर सकता है। सोलर कुकर कांच की परत से ढका होता है इसलिए हवा खाने के चारों ओर रहती है और ऊष्मा का भी कम होना हानि होती है क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक भाई। फिर अपन देखते हैं एलईडी डायोड वगैरह कुछ ऐसे देख लेना। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोलर पैनल, ठीक है। तो सोलर पैनल को अपन पीवी या फिर मॉड्यूल भी कहते हैं, या एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग अपन सूर्य की किरणों को एकत्रित कर विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं। सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश के रूप में स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा एकत्र करते हैं और इस प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। सोलर पैनल अपने कई सारे अलग-अलग और शेल से मिलकर बना होता है जो खुद ही सिलिकॉन व फास्फोर जैसे पी प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक तो वाष्प में पी मतलब पॉजिटिव होता है लेकिन ये होता है ऋणात्मक, और एन प्रकार के जो कि धनात्मक होता है, ठीक है। एन मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए लेकिन ये होता है धनात्मक अवशेषित होते हैं, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक तो ऋणात्मक अवशेषित होता है और एन प्रकार के अर्धचालक का क्या होता है आपके पास में धनात्मक अवशेषित होता है, ठीक है। अब सौर पैनल है जो कि फोटोन को अवशोषित करते हैं और ऐसा करने में विद्युत प्रवाह शुरू करते हैं, ठीक है। सौर पैनल फोटोन को अवशोषित करते हैं और ऐसा करने से आपका विद्युत प्रवाह शुरू करते हैं, और सौर पैनल की सतह से टकराने वाले फोटोन से उत्पन्न परिणामी ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षाओं से बाहर निकालने और शेल के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में त्यागने की अनुमति देती है, जो फिर इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक दिशात्मक धारा में खींचती है, और इस पूरी प्रक्रिया को अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में जाना जाता है। एक सामान्य घर एक सामान्य घर है, इसकी छत पर अगर इसकी छत पर इतना क्षेत्रफल है कि होता है कि वहां सौर पैनल लगाकर पर्याप्त ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। अत्यधिक उत्पन्न विद्युत पावर ग्रिड पर चली जाती है, जिससे अत्यधिक उत्पन्न जो विद्युत पावर है वह आपके पास में ग्रिड पर चली जाती है, जिससे रात में विद्युत की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। एक अच्छी तरह एक अच्छी तरह से संतुलित ग्रिड कनेक्टेड आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन में एक सौर श्रृंखला दिन के दौरान बिजली उत्पन्न कराती है, जिसका उपयोग रात में घर में किया जा सकता है, ठीक भाई। बेड लगाकर आप कर सकते हो। फिर भारत में सौर ऊर्जा के बारे में पढ़े तो भारत में सौर ऊर्जा का विकास अत्यंत लाभदायक है क्योंकि भारत की भौगोलिक परिस्थिति इसलिए सहायक है। भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का सूर्य के प्रकाश की विशिष्टता में स्थान है, और सौर ऊर्जा का एक अन्य भाग लाभ है इसकी कार्बन मुक्त प्रकृति भी है, ठीक है। कार्बन बहुत मुक्त है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि भारत वर्ष के अधिकतम समय में सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, और एक वर्ष में भारत 5,000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करता है। साफ मौसम में दैनिक औसत अपन 4 से 7 किलोवाट पर आवर मीटर स्क्वायर होता है। वे घरेलू व वाणिज्यिक ग्राहक जो सौर ऊर्जा से स्वयं विद्युत उत्पादन करते हैं उन्हें कुल मापक अनुमानित देता है। नोट देखो भाई, कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। कोयला, आप देखो कोयला है जो कि एलपीजी और प्राकृतिक गैस है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। फिर देखो आपको गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने विद्युत गति के प्रवाही विभव नामक नैनो स्केल परिघटना का इस्तेमाल छोटे पैमाने पर बहते पानी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया था। और जैसे ही आप घरेलू नल लोगे बहने से पहला पानी हो गया, ठीक है। कड़ाके की ठंड में आपके पास में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन धारणा को निष्क्रिय सौर ताप कहा जाता है, ठीक है। कड़ाके की जैसे कि धूप हो, ठीक है, उसमें कड़ाके की ठंड में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का प्रयोग करने की नवीन अवधारणा को बन गया है, तो निष्क्रिय सौर ताप इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला टॉपिक है अपने पास में गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, बहुत जगह के बारे में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है भाई। नेक्स्ट एक ही अपने पास में हो गया गुरुत्वाकर्षण, ये जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण।